सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी को प्रणाम, आदरणीय डॉक्टर श्रेया जी को प्रणाम, अर्चना श्रेया जी को, जिन्होंने अपने पटल से मुझे लाइव का मौका दिया। और मैं सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ। और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, कोई ज़रा कमेंट करके बता देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। जो भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का वंदन, अभिनंदन करता हूँ इस पटल से। और अगर एक बार मुझे संकेत मिल जाए किसी के कमेंट से कि आवाज़ आ रही है तो फिर मैं विधिवत जो है काव्य पाठ प्रारंभ करूं। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। अभी तक मुझे किसी का रेस्पॉन्स तो नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी प्रारंभ करता हूं। अगर आवाज़ ना आए तो मुझे इंगित कीजिएगा, इशारा कीजिएगा। सबसे पहले मैं माँ शारदे की वंदना करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। शक्ति का हाथ हो, राह आसान हो, शक्ति का हाथ हो, राह आसान हो, दीजिए साज सारे हमें सार दे, दीजिए साज सारे हमें सार दे। भाव हो ये कलायुक्त आराधना, भाव हो ये कलायुक्त आराधना, द्वार में हूँ खड़ा मात ओ सार दे, मात ओ सार दे। बात मेरी यही सिर्फ माँ मानना, बात मेरी यही सिर्फ माँ मानना। शिष्य जानो हमें कंठ को प्यार दे, शिष्य जानो हमें कंठ को प्यार दे। सीख दो शुद्धता वर्तनी में रहे, सीख दो वह शुद्धता वर्तनी में रहे। हाथ है मात के जीत दे हार दे, शक्ति का हाथ हो, राह आसान हो, दीजिए साज सारे हमें सार दे, दीजिए साज सारे हमें सार दे। तो मैं माता को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करके। और वो ऐतिहासिक दिन को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज के इस दिन पर पूरे भारतवासियों को और इस पटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आज वो सौभाग्य हमें मिला है जब हम चंद्रमा पर और देशों की तरह सशक्त होकर के खड़े हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को
इसके लिए बधाइयाँ देता हूँ इस पटल के माध्यम से। और साथ ही एक कविता से मैं शुरुआत करता हूँ कि वक्त का मिजाज बड़ा गहरा है, वक्त का मिजाज बड़ा गहरा है, तुम बदले हो वक्त कब ठहरा है, तुम बदले हो वक्त कब ठहरा है। आदरणीय दीपचंद गुप्ता जी भी देख रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शिकारी जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अर्चना श्रिया जी को भी प्रणाम करता हूँ। वक्त का मिजाज बड़ा गहरा है, तुम बदले हो वक्त कब ठहरा है। अपलक तुम उनकी निगाहों में, अपलक तुम उनकी निगाहों में, देखते रहे दरिया नदियाँ, देखते रहे नदियाँ, निकला सहरा है। अपलक तुम उनकी निगाहों में, देखते रहे नदियाँ, निकला सहरा है। वक्त का मिजाज बड़ा गहरा है, वक्त का मिजाज बड़ा गहरा है। अंश सूर्य का बनकर जिंदगी में, अंश सूर्य का बनकर जिंदगी में, तुम जलते हो वक्त कब ठहरा है, वक्त कब ठहरा है। पैसे के पीछे भागते भागते, पैसे के पीछे भागते भागते, तुम गलते हो वक्त कब ठहरा है, तुम गलते हो वक्त कब ठहरा है। इतना डरते डरते अब जिंदगी में, इतना डरते डरते अब जिंदगी में, तुम मिलते हो वक्त कब ठहरा है। रुलाइयाँ शामिल हुई जिंदगी में, तुम रुलते हो वक्त कब ठहरा है। ठहर ठहर कर अपनी जिंदगी में, तुम चलते हो वक्त कब ठहरा है। निकाल कर अवसरों को जिंदगी से हाथ मलते हो, वक्त कब ठहरा है, वक्त कब ठहरा है, वक्त कब ठहरा है। और इसी के साथ जो आज चंद्रयान 3 गया है उसको लेकर के एक मुक्तक कि चल दिए हर राह पे, चल दिए हर राह पे हम अपना हिंदुस्तान लिए, चल दिए हैं हम जगत में एक नई पहचान लिए, चल दिया अब देश मेरा तरक्की के आयाम ले, चल दिए आकाश में हम अपना चंद्रयान लिए, अपना चंद्रयान लिए। तो इसके साथ ही एक मेरी फेवरेट बहुत पसंदीदा कविता जो मैंने अपने पिताजी के लिए लिखी, तो वो मैं सुनाता हूँ। और इसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल मैंने अपने पिताजी को लेकर के लिखा है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। तो मैं वो सुनाता हूँ कि हमको करते प्यार पिताजी, हमको करते प्यार पिताजी, बनकर सबके यार पिताजी। बिल्कुल मित्रवत वो हमसे स्नेह का नाता रखते हैं। तो वही मैं बताता हूँ कि हमको करते प्यार पिताजी, बनकर सबके यार पिताजी, जब भी देखें दिल से अपने, जब भी देखें दिल से अपने, लगते हैं अवतार पिताजी। कर्म क्षेत्र में पूजे जाते, कर्म क्षेत्र में पूजे जाते, एक सारा संसार पिताजी, एक सारा संसार पिताजी। रिश्तों को पूंजी कहते हैं, रिश्तों को पूंजी कहते हैं, करते सद्व्यवहार पिताजी, रिश्तों को पूंजी कहते हैं, करते सद्व्यवहार पिताजी। हाल चाल नित पूछें सबके, रिश्तों का संसार पिताजी, रिश्तों का संसार पिताजी। बिलो बिलो मक्खन सी बातें, बिलो बिलो मक्खन सी बातें, चर्चा का सरदार पिताजी, चर्चा का सरदार पिताजी। कभी नहीं देते दुख हमको, कभी नहीं देते दुख हमको, केवल देते प्यार पिताजी, केवल देते प्यार पिताजी।
हमको करते प्यार पिताजी। कब जब जब करूं विचार लगे हैं, जब जब करूं विचार लगे हैं, दाता का उपकार पिताजी, दाता का उपकार पिताजी, हमको करते प्यार पिताजी, बनकर सबके यार पिताजी। सभी प्रेरणा उनसे हैं, सभी प्रेरणा तुमसे हैं, जीवन का आधार पिताजी, जीवन का आधार पिताजी। कष्ट कभी भी हम पर आए, कष्ट कभी भी हम पर आए, सर पर लेते धार पिताजी। और हर सुख दुख में बस आप हो, हर सुख दुख में बस आप हो, मेरे तारणहार पिताजी, मेरे तारणहार पिताजी। हमको करते प्यार पिताजी, बनकर सबके यार पिताजी। तो ये एक कविता जो मैंने अपने पिता के लिए लिखी, और पिताजी के शीर्षक से ही एक कविता और सुनाना चाहूँगा, जो आज के जो व्यवहार हुए हैं हमारे बुजुर्गों के साथ में, और वो कल की ज़िंदगी जब पिताजी हमें लाके कमा के खिला के देते थे, तो हम उनके साथ किस तरह से होते थे, वो एक कंपेयर किया है इसमें कि आज ज़्यादातर जगह बुजुर्गों की स्थिति क्या हो रही है, वो दर्शाने की कोशिश की है। तो मैं अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, साथ में आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ, वो लिखते हैं रिश्तों के अवतार पिताजी। और आदरणीय जयशंकर सिंह जी कहते हैं बढ़िया प्रस्तुति, उनका हार्दिक आभार। और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी भी जो है जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सतीश शिकारी जी को भी प्रणाम करता हूँ, वो भी जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अर्चना श्रिया जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं जो है प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। तो अभी मैं जो दूसरी पिताजी को लेकर के कविता सुनाने जा रहा हूँ, वो आज के समय को लेकर के है कि किस तरह से जो है, और वो मैंने कंपेयर किया है, जब पिताजी कमाते थे और लेकर के आते थे तब कैसे थे, और आज बच्चों की दृष्टि में पिताजी कैसे हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है। तो मैं वो सुनाता हूँ कि घर पर बन गए भार पिताजी, घर पर बन गए भार पिताजी, सहते सबकी दुत्कार पिताजी। खुद भूखा रहकर बच्चे पाले, खुद भूखा रहकर बच्चे पाले, बनकर इज्जतदार पिताजी। बच्चों से दाना पानी पाकर जता रहे आभार पिताजी, जता रहे आभार पिताजी। हृदय की हर अभिलाषा कर दी, हृदय की हर अभिलाषा कर दी, बच्चों के लिए तैयार पिताजी। सभी बहुत हंसी खुशी रहते थे, लगते थे दिलदार पिताजी, लगते थे दिलदार पिताजी। उनकी खुशी कौन पूछे अब, उनकी खुशी कौन पूछे अब तो हैं बस रार पिताजी। रात रात भर जगते रहते, हो गए चौकीदार पिताजी, हो गए चौकीदार पिताजी। मांगने खड़े थे जब सब भाई, मांगने खड़े थे जब सब भाई, तब तो थे अधिकार पिताजी। जब पिताजी से मांगने की बारी थी तो मेरा अधिकार था, मेरे पिताजी पे मेरा पूरा अधिकार है। तो तब तो हम अधिकार की बात करते हैं कि मांगने खड़े थे जब सब भाई, तब तो थे अधिकार पिताजी। अब मांग रहे चश्मे को पैसा, व्यवहार के हैं बेकार पिताजी, व्यवहार के हैं बेकार पिताजी। अपने हाथों से कौर खिलाते, अपने हाथों से कौर खिलाते, धर्म का थे अवतार पिताजी। अपने हाथों से कौर खिलाते, धर्म का थे अवतार पिताजी। एक कोने में रोते रहते, लगते हैं अब भार पिताजी, लगते हैं अब भार पिताजी। और फिर लास्ट है कि एक दिवस के राजा देखो, एक दिवस के राजा देखो, अब भी हैं माहवार पिताजी।
पेंशन देकर हो जाते हैं खाने गाली तैयार पिताजी, खाने गाली तैयार पिताजी, घर पर बन गए भार पिताजी, सहते सबकी दुत्कार पिताजी, घर पर बन गए भार पिताजी। तो ये मैंने कुछ कविताएं सुनाई, लेकिन मैं एक्चुअली में जो मैं लिखता हूँ वो वीर रस में ज़्यादा लिखता हूँ। तो फिर मैं एक कविता जो है अब वीर रस से चालू करता हूँ, जो कि मैं एक खंड काव्य के रूप में लिख रहा हूँ, मेरा राणा मेरा प्रताप के नाम से। तो वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और कुछ चीज़ें उसके बीच बीच की मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। और आदरणीय कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी लिख रहे हैं कि एक पिता अपना पूरा जीवन अपने परिवार को समर्पित करता है। बिल्कुल सत्य बात है और सच्ची बात है। और हम उनके जो एहसान हैं, उनके जो हमारे उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका 1% एक अंश मात्र भी नहीं चुका पाते। हम उनकी सेवा करें तब भी वो पूर्ति नहीं हो पाती। और जिस समय बच्चे गालियां देते हैं तब तो पता नहीं वो कहाँ किस जगह जो है जा कर के जो है उनको जगह भी नहीं मिलेगी। मैं कहना नहीं चाहता उन शब्दों को। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ मेरा राणा मेरा प्रताप से कुछ चीज़ें, कुछ अंश। मैंने इसमें मुगलों की और राणा प्रताप की जो एक युद्ध हुआ उसमें से कुछ लिया है और वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मुगलों की सेना का बस हिरास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। मैं इसमें जहाँ से सुना रहा हूँ वो है गौगुंदा और खमनौर, दो पहाड़ी हैं और उनके बीच का जो दर्रा है उसे हल्दी घाटी बोलते हैं। तो समझ में आएगा इसलिए मैंने थोड़ा पहले से बता दिया आपको कि गौगुंदा खमनौर गवाहें हल्दी घाटी दर्रा के, चेतक के अदम्य साहस और मुगलिया ढर्रा के, सोचो तो हमको कैसा इतिहास पढ़ाया जाता है, कायर अकबर को महान और वीर बताया जाता है, यह बनास का पानी भी वीरों की गवाही देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। आज पुराने इतिहासों की याद दिलाने आया हूँ, आज पुराने इतिहासों की याद दिलाने आया हूँ, पन्ना की कुर्बानी का वो त्याग दिखाने आया हूँ, कैसे उदय सिंह बालक को राणा बना दिया, कैसे अपना ही चंदन बलबीर के हाथों हना दिया। जो पन्ना धाय ने अपने बेटे को ही बलबीर के हाथों से मरवा दिया था और उसके बाद जो है उन्होंने उदय सिंह की रक्षा की। अगर वो उदय सिंह की उस समय रक्षा न करती तो इतिहास राणा प्रताप से भी परिचित नहीं हो पाता। तो वो उनका बहुत बड़ा त्याग था। तो वो मैंने यहाँ सुनाया है कि आज पुराने इतिहासों की याद दिलाने आया हूँ, पन्ना की कुर्बानी का वो त्याग दिखाने आया हूँ, कैसे उदय सिंह बालक को राणा बना दिया, कैसे अपना ही सुत बलबीर के हाथों हना दिया। पन्ना के त्याग के आगे नत इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। उदय सिंह के 28 बेटे राजपूती शान निराले थे, उनमें प्रताप सबसे ज्यादा जनता के मतवाले थे, जनता की सच्ची सेवा करना उनको नित ही भाता था। मेवाड़ को प्यारा वो राणा मेवाड़ गीत ही गाता था, मेवाड़ की आंखों में राणा एक प्यास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और उदय सिंह ने गौगुंदा में अपने शरीर का त्याग किया, जगमाल को राजा घोषित कर प्रताप का भाग दिया, कृष्णदास चुंडावत ने सलूम्बर की सामंती दिखा दई, कर प्रताप का राज तिलक गौगुंदा पहाड़ी सजा दई। राज तिलक में पानी पानी बनास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। और जब राणा प्रताप का
अभिषेक हो गया तो उसके बाद राजा अकबर ने सोचा कि ये नौजवान अभी राजा बना है तो इसको अपनी बातों में लिया जा सकता है, युद्ध को टाला जा सकता है, वैसे ही संधि की जा सकती है और इसको अपने जो है आगे झुकाया जा सकता है। तो उन्होंने 4 लोगों को जो है संधि का प्रस्ताव लेकर के भेजा था कि वो जो है तो वो कौन कौन थे उनका विवरण पेश करता हूं कि अकबर ने कोरची को भेजा, राणा ने तेवर दिखा दिया, फिर भेजा मान सिंह उसने, अमर सिंह ने हिला दिया, अपनी बातों में छल करके मेवाड़ को तू बंदी करवा ले। अकबर ने भेजा मान सिंह जा राणा से संधि करवा ले, अपनी बातों में छल करके मेवाड़ को तू बंदी करवा ले। अमर सिंह की बोली में परिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। राणा प्रताप जैसा ही बलशाली और तेजवान उनका बेटा भी था अमर सिंह। तो उसने मान सिंह को उसका असली चेहरा दिखाया और उसने कहा कि आमेर हमेशा साथ रहा, अब गद्दारी क्यों करते हो। आमेर का राजकुमार था मान सिंह और आमेर के जो राजा थे वो थे भगवंत दास इसके पिता, और उनके जो दादाजी थे वो हमेशा राणा सांगा के साथ युद्ध किया उन्होंने मुगलों के साथ में। तो उसको याद दिलाते हुए कहता है कि आमेर हमेशा साथ रहा, अब गद्दारी क्यों करते हो, साथ हमारे आ जाओ, अकबर से तुम क्यों डरते हो। अमर सिंह ने बातों बातों में भुजबल अपना दिखा दिया, मान सिंह को मुगलों का पिट्ठू कहकर उसको जला दिया। साथ निभाओ गर तुम तो अकबर ताश दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। उसके बाद आए भगवंत दास। आमेर के राजा भगवंत दास और टोडल मरवी हार गए, जब जब संधि की बात को ले वे राणा के द्वार गए। राणा बोले अकबर से कहना संधि नहीं हो सकती है, राणा की गर्दन कट सकती है, आजादी नहीं खो सकती है। राणा की बोली में मुगलों का नाश दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। राम शाह तोमर का बेटा राणा का बहनोई था, ग्वालियर के राजा थे राम शाह तोमर। राम शाह तोमर का बेटा राणा का बहनोई था और मारवाड़ के नृपचंद्र सेन से भी रिश्ता वो ही था। दोनों ही बड़े लड़ैया मुगलों से रार ठान बैठे थे, प्रताप भी ज्वाला की चिंगारी दिल ही दिल मान बैठे थे। राणा को भी युद्ध में उनसे आस दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। और कौन कौन महारथी थे जिन्होंने साथ दिया उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी अब 2 लोगों का नाम आया, राम शाह तोमर और मारवाड़ के राजा जो है चंद्रसेन। ऐसे ही जो भील थे उनके जो है सेनापति और बहुत सारे लोग अभी नाम आएंगे आगे। गोपन से घात करें पुंजा जब जब मुगली सेना पर, हजार भी भारी पड़ जाते थे लाखों मुगली सेना पर। राम शाह तोमर के सैनिक सर काट काट लाते थे, अफगानी सूर उनको 72 हूरों से मिलवाते थे। अफगानी जो सूर थे वो भी जो है राणा के साथ ही युद्ध करते थे, वो राणा के साथ रहे हमेशा। वो भी मुसलमान थे लेकिन वो उन्होंने राणा के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा। तो अफगानी सूर उनको 72 हूरों से मिलवाते थे। राणा पुंजा जैसा साथी खास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। चेतक चलता रण में ऐसे जैसे विद्युतगामी हो, चेतक चलता रण में ऐसे जैसे विद्युतगामी हो, मुगलों की सेना से लड़ने जाता योद्धा नामी हो। ऐसा लगता था वो घोड़ा नहीं, जैसे योद्धा जो है लड़ने जा रहा हो। चेतक चलता रण में ऐसे जैसे विद्युतगामी हो, मुगलों की सेना से लड़ने जाता योद्धा नामी हो। चेतक की टापें सुनकर के मुगली सेना घबराती थी, चेतक की टापें सुनकर के मुगली सेना घबराती थी। सोते में दिखता था चेतक, उन्हें नींद तक ना आती थी।
और चेतक की हर एक टापों में एक आस दिखाई देता था। हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता था, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता था। कर कर प्रहार वो तेज धार जब राणा आगे बढ़ता था, कर कर प्रहार वो तेज धार जब राणा आगे बढ़ता था, खोलता था वो तेज द्वार इतिहास नए गढ़ता था। राणा की टुकड़ी उनकी तरफ जब जब मुड़ जाया करती थी, राणा की सेना में राणा पर विश्वास दिखाई देता है। राणा की टुकड़ी उनकी तरफ जब जब मुड़ जाया करती थी, मुगलों की सेना में तब भगदड़ मच जाया करती थी। राणा की सेना में राणा पर विश्वास दिखाई देता है। हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। सेनापति मान सिंह ने मुगलों को अपना मान लिया, जून 18 को गोगुंदा जीत का सपना पाल लिया। हल्दी घाटी के रण में बहलोल सामने आया था, घोड़े संग काट दिया उसको राणा ने कहर मचाया था। तब मनोबल मुगली सेना का ह्रास दिखाई देता है। हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है, हर राजस्थानी आंखों में इतिहास दिखाई देता है। ये एक बीच का हिस्सा मैंने आपको सुनाया मेरे राणा मेरे प्रताप के बीच में से, और ये इस कविता के बीच में जिन जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, जो नाम निकल चुके हैं, मैं उनका सभी का वंदन अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कविता में तल्लीन हो गया था, मैं नाम नहीं देख पाया हूँ, बहुत सारे नाम निकल चुके हैं। मैं सभी को जो है, आदरणीय कमल पुंडीर जी भी जो है जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं शानदार लाजवाब प्रस्तुति, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि पहले घोड़े भी योद्धा कहलाए जाते थे और आज के समय में कुछ जयचंद मनुष्य गधे के समान भी नहीं है। वाह, बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत सही बात कही है और यही हकीकत है। तो एक और बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जो ऐसे ही रात में मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे रात के ऊपर एक कविता लिखी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी। कैसी कैसी होती रात, कैसी कैसी होती रात, दिल में सपना बोती रात, दिल में सपने बोती रात, कैसी कैसी होती रात, दिल में सपने बोती रात, मैं पलकों में नींद लिए हूँ, मैं पलकों में नींद लिए हूँ, ओढ़ चद्दरा सोती रात, ओढ़ चद्दरा सोती रात। हार बड़ी ये दिन कहता है, हार बड़ी ये दिन कहता है, आशा नई है होती रात, आशा नई है होती रात, रूठा हुआ हूँ केवल खाली केवल में, रूठा हुआ हूँ केवल में, साथ में मेरे होती रात, साथ में मेरे होती रात, नया सवेरा आएगा बस, उम्मीद बड़ी है होती रात, उम्मीद बड़ी है होती रात, कहीं भूल ना जाओ उनको, कहीं भूल ना जाओ उनको, लम्हे रोज बिलोती रात, कैसी कैसी होती रात, दिल में सपने बोती रात, कैसी कैसी होती रात, दिल में सपने बोती रात। ये एक छोटी सी कविता। और अभी समय है तो मैं 5 मिनट हैं अभी, तो मैं एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत कर देता हूँ जो 5 मिनट में हो जाए। तो चलिए मैं एक वीर रस की ही और कविता सुनाता हूँ जो 5 मिनट में हो जाएगी। अभी एक बड़ा विषय था जो साक्षी बिटिया को, जो साक्षी बिटिया के साथ में जो हुआ, वो उसको एक बदमाश एक गुंडा मारता रहा
और वो जो उसके आसपास से गुजरने वाले थे वो उसको देख करके जाते रहे। हम इतने कायर कैसे हो सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को नहीं बचा सकते? तो मैं इस पर बहुत गहन विचार कर रहा था, तो मैंने इसकी जड़ पाई अंग्रेजों के समय में। तो मैंने कविता को वहीं से उठाया है, वहीं से शुरू किया है, और आपको पसंद आए तो बताइएगा कमेंट में कि अक्सर सोचा करता था मैं, समझ नहीं तब पाता था। अक्सर सोचा करता था मैं, समझ नहीं तब पाता था। इतने लाल भारती के होते गोरों का हुक्म चल जाता था। हमारे भारत के हम हिंदुस्तानी ज्यादा थे, अंग्रेज गिने चुने लोग थे, कुछ लाखों में होंगे, ज्यादा से ज्यादा लाखों में होंगे, लेकिन वो हम पे राज कर रहे थे और हम करोड़ों देख रहे थे। तो अक्सर सोचा करता था मैं, समझ नहीं तब पाता था। इतने लाल भारती के होते गोरों का हुक्म चल जाता था। कैसे फांसी दे देते थे भगत सिंह से प्यारे को, क्यों गोली उठकर ना मारी अशफाक के हत्यारे को। ए मेरे भारत का कैसा चेहरा मुझको दिख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या जनमानस सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या जनमानस सीख रहा है। अगर एक सच्ची बात यह है कि अगर एक जेल की बात करें तो उसमें 4 से 5 अंग्रेज रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब हिंदुस्तानी। और सारी हिंदुस्तानी बंदूकें अगर उन 5 लोगों पे उठ गई होती तो हमारे भगत सिंह को कभी फांसी नहीं हुई होती। तो तब मैं लिखता हूं कि आजाद मेरा ना मारा जाता अपनी गोली की बारी से, चुगलखोर गोरों के और अपनों की गद्दारी से। 5 कमांडर अंग्रेजों के हम पर हुक्म चलाते थे, आजादी के दीवानों पर हम ही बंदूक चलाते थे। ये कायरता का कैसा नाच अब हमको दिख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या अब जनमानस सीख रहा है, क्या अब जनमानस सीख रहा है। अपने ही डंडे बरसाकर सैंडर्स की ताकत बन जाते, अपने ही डंडे बरसाकर सैंडर्स की ताकत बन जाते, अपने ही तो लाला की हत्या का कारण बन जाते। कसक एक ही मेरे दिल में हर पल मुझको रहती है, भारत माँ से गद्दारी कर कुछ न आत्मा कहती है। माँ के दूध का कर्ज रहा है, यह मुझको कह चीख रहा है। अपने इन इतिहासों से क्या अब जनमानस सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या अब जनमानस सीख रहा है। और तब कहता हूं कि कब तक अपनी गद्दारी का रे तुम जश्न मनाओगे, कब तक अपनी गद्दारी का रे तुम जश्न मनाओगे। आजाद सराभा को कब तक यूं ही तुम मरवाओगे। तुमको है धिक्कार कहां से इतना सीना लाते हो, साथ नहीं देते हो पलवर तुम कायर बन जाते हो। सबके पैर रिगड़ना क्या जनमानस सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या जनमानस सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से क्या जनमानस सीख रहा है। अब उस पे आता हूं जिसके लिए ये कविता लिखी साक्षी बिटिया पे, कि अब की दिल्ली में भी तुमने, अब की दिल्ली में भी तुमने वही इतिहास वही दोहराया है। साक्षी को मरने छोड़ दिया, नहीं उसे बचाया है। कितने कायर भीरू बनकर तुम पड़ोस में आ जाते हो, एक बेटी नहीं बचा पाते, कैसे बच बच जाते हो। लाखों हैं धिक्कार तुम्हें जब कहता कहता चीख रहा है। अपने इन इतिहासों से तू क्या सुओम अब सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से तू क्या सुओम अब सीख रहा है, अपने इन इतिहासों से तू क्या सुओम अब सीख रहा है। और ये और मुझे लगता है समय भी इजाजत दे रहा है। एक मुक्तक सुनाता हूँ और उसके बाद फिर विदा लेता हूँ। माँ शारदी को प्रणाम करता हूँ इस मुक्तक में, कि शब्द मेरे हो रहे हैं शब्द मैं खोने को हूँ, शब्द मेरे हो रहे हैं शब्द मैं खोने को हूँ। कुंठित हुए सारे विचार शब्द से धोने को हूँ। शब्द की महिमा तू देना मात मुझको सार दे, शब्द के भंडार से शब्द का होने को हूँ। शब्द के भंडार से मैं शब्द का होने को हूँ, शब्द के भंडार से मैं शब्द का होने को हूँ। और 8:40 का समय हो गया है और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी, कुंवर प्रबल प्रताप सिंह राणा जी, देवी प्रसाद पांडे जी, आदरणीय
आदरणीय कन्हैया प्रसाद नौटियाल जी, सभी का मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जगनारायण मिश्रा जी और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर अर्चना श्रेया जी, आदरणीय सतीश शिकारी जी, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने पटल पर आने का मौका दिया और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद।